सम्मान के साथ हम आमंत्रित करें। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए अब तुम्हारा विश्वास आपके बीच। एक भारतीय आत्मा के नाम से भारतीय जनमानस में चिरस्थायी स्थान बना चुके पूज्य दादा की स्मृति को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित महाकाल के भक्त और पिछले 2.5 दशकों से अखाड़े के समय से मेरे मित्र और मध्यावर्त के मेधावी मुख्यमंत्री मोहन भाई को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कुलगुरु की पुस्तक मैंने रेलवे स्टेशन से खरीदी थी और मैं अपने से बड़ों द्वारा रेखांकित न हो पाने की कुंठा में बहुत दिन जिया हूं। तो मुझे सदा लगता है कि मुझसे अच्छा अगर कोई कुछ भी कर रहा है, उससे अपरिचय भी हो तो भी उसका संपर्क सूत्र ढूंढ के उसे फोन करो, उसे कहो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैंने वो किताब ली और उसमें मैंने भाषा पढ़ी, उपन्यास तो था ही, तो मुझे समझ नहीं आया कि किससे नंबर लूं। तो मेरे पुराने मित्र कवि सम्मेलनों के संयोजक प्रवीण भाई बैठे हैं इंदौर से, मैंने उनको फोन किया कि क्या आप इनको जानते हैं? तो बोले हाँ मेरे मित्र हैं। तो मैंने नंबर लिया और पहले मैंने 5 मिनट कविता की उस किताब की विषय वस्तु पर चर्चा की। वो 3 बार उन्होंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? तो मैंने कहा मैं एक पाठक बोल रहा हूं। ये भी मेरे लिए काफी सुखद था कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मेरी आवाज से मुझे नहीं पहचान पा रहा। इससे ही पता चलता है कि वो कितने तटस्थ व्यक्ति हैं। हो गए आप अपने घर के, हम नहीं जानते। तो फिर मैंने इस अंत में कहा कि मैं कुमार विश्वास बोल रहा हूं और आपकी किताब, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। अभी उन्होंने जब मुझे कहा तो निस्संदेह बहुत सारे लोगों को ये आश्चर्य भी होता है, क्योंकि शुद्ध रूप से हिंदी कवि सम्मेलन की व्यावसायिकता को ऊपर ले जाने में मैंने थोड़ा श्रम किया और उन व्यावसायिक खांचों में इस कार्यक्रम का आमंत्रण फिट नहीं बैठता था। तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा हम आपको क्या दे सकते हैं? तो मैंने कहा मुझे आपस विद्यार्थी दे दीजिए, मैं जहाज पकड़ के खुद आ जाऊंगा अपने यहाँ। जो आगे सभी सज्जन लोग बैठे हैं, सभी परिचित हैं, महनीय हैं, ये संवाद के स्तर से ऊपर उठ गए हैं। इनका जो कुछ होना था हो गया। मेरे को ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि मैं इन्हें कुछ बोल के सुधार लूंगा या इन्हें कुछ बात सिखा दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। जो पीछे बैठे उनके सामने पूरा कर्म क्षेत्र पड़ा हुआ है, सबके सामने। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब में से अधिकांश लोग यहां से पढ़ने के बाद मेरे घर आने वाले हैं। मैं नोएडा में फिल्म सिटी के पास रहता हूं, जहां 200 चैनल, सारे अखबारों के स्टूडियोज हैं, वहां काम भी करता हूं। तो ये सब बच्चियां हमारी बेटियां, ये सब बच्चे हमारे, ये सब मुझे फ्लोर पे मिलने वाले हैं, एंकर की तरह इंटरव्यू लेने वाले हैं, बाइट लेने वाले हैं, फोनो ले देने वाले हैं। मैं 2 बिंदुओं पर अपनी बात केंद्रित करूंगा। एक जो मूल विषय विश्वविद्यालय ने मुझे दिया है, रामकथा में संप्रेषण और संचार, और दूसरा आधुनिक पत्रकारिता। पत्रकारिता में पिछले 10-11 वर्षों में एक बड़ी बेचैनी देखी गई है, क्योंकि पिछले 60 वर्षों में, 65 वर्षों में एक बड़ा स्थायित्व आ गया था। लोगों को पता चल गया था, लोगों को अंदाजा हो गया था कि वैचारिकी के खुदा किधर बैठे हुए हैं, किधर की तरफ मुंह करके क्या लिखने में क्या सुविधा प्राप्त होती है, ये आमतौर पर उन्हें पता चल गया था। 11 वर्षों में भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदला है, भारत की वैचारिकी के मुख्य बिंदु बदले हैं, वर्षों से उपेक्षित विषय प्रासंगिक बने हैं और थोपे हुए विषय नेपथ्य में जा रहे हैं। ऐसे में कुलबुलाहट होनी स्वाभाविक है, बेचैनी होनी स्वाभाविक है। तो पत्रकारिता का विचार या विचार की पत्रकारिता? आज की तिथि में हमसे कोई पूछे, कोई बच्चा पूछ रहा था बाहर इंटरव्यू लेता हुआ, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? मुझे क्षमा कीजिए, मेरे 6-7 अखबार आते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता, क्योंकि मेरे संपादकीय पढ़ने की आदत प्रारंभ हुई राहुल बारपुते से, प्रभाष जोशी से, राजेंद्र माथुर से, राजेंद्र अवस्थी से। आज जब मुझे पता है कि सेठ जी ने ये पत्रकारिता में जो अखबार छापा है, इसका संपादकीय किसी दूसरे लड़के से लिखवाया है, सेठ जी का सिर्फ नाम है, तो उस अखबार के संपादकीय पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है। वो काम आपको भी दिया जाएगा। आप सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण व्यवसाय में जाने वाले हैं। सरल व्यवसाय नहीं है, सरल काम नहीं जिसमें आप जाने वाले हैं। तो इसमें आपको अपनी शक्ति और उसके पर्स पहचानने पड़ेंगे कि आपको क्या पर्स मिलते हैं। पीछे बैठे हुए बच्चों, हम उस देश में हैं जहां छपे हुए और बोले हुए अक्षर को आज भी सत्य माना जाता है। मैंने 17 वर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। हिंदी के विभाग में बैठे हुए बड़े बड़े प्रोफेसर जिन्होंने 20-20 पीएचडी करा रखी थी, वो किसी विषय पर बहस करते हुए कहते थे, अरे विश्वास जी आपको पता नहीं है आज के जागरण में छपा है। अब उन्हें ये पता नहीं होता था कि ये जो छपा है ये किस लड़के लड़की ने लिखा है और किस कारण से लिखा है,
छपे हुए अक्षर का आज भी इतना सम्मान इस देश में है, बोले हुए शब्द का आज भी इतना सम्मान है। 88 वर्ष की आयु के मेरे पिता, जिनकी 18वीं पुस्तक इस बार आई है, जो कल्याण में नियमित लिखते हैं, जो मोहन जी के बड़े स्नेही इनके प्रति आशीर्वाद दाता हैं, संघ के पुराने स्वयंसेवक के जनसंघ के दिनों से और लगातार लिखते पढ़ते हैं, वो आज भी यूट्यूब पर कोई एजेंडा फिक्सिंग की रील देखकर मुझसे पूछ लेते हैं, लाला ये क्या हुआ है। मैं उनसे कहता हूं ये लाइक्स लेने के लिए ऊपर थंबनेल लगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसका मतलब अभी आपके पास एक चीज सुरक्षित है जिसका नाम है क्रेडिबिलिटी, जिसका नाम है विश्वसनीयता। वही एकमात्र चीज है जिसके ऊपर आपको अपना पूरा जीवन लगाना है। अब समस्या यहां यह हो गई है, बहुत सारे मित्र ऐसे बैठे हैं जो पहले चैनल्स में काम करते थे और अब विश्वविद्यालय में आए हैं या विश्वविद्यालय से चैनल्स में गए हैं। एक अखबार का संवाददाता, छोटे से गांव का, जिसको सेंटीमीटर में मिलकर पैसे मिलते हैं कि कितने इंच की खबर छपी, वो अगर स्थानीय कोतवाल साहब के किसी अनाचार को कम लिखता है तो आप उसकी बेचारगी समझ सकते हैं, आप उसकी दिक्कत समझ सकते हैं कि आर्थिक दिक्कत है। लेकिन दिल्ली में बैठकर जिनके पर्स करोड़ों रुपए में हैं, जिनको 20-20, 25-25 करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है, अगर वो अनुकूल आंकड़ों के हिसाब से लिखते हैं तो वो अपराधी है, वो बड़े अपराधी हैं, उनका अपराध ज्यादा गिना जाना चाहिए। किसी विचार को केंद्र में रखने के बाद तटस्थ होकर लिखना ही पत्रकारिता है। आपका विचार हो सकता है, इस पर बिल्कुल परेशान मत होइए। आप कोई किसी बात को सच मान सकते हैं, किसी बात को गलत मान सकते हैं, मेरा भी अपना विचार हो सकता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप सेंटर टू राइट खड़े हैं, तो मैं कहता हूं सेंटर ढूंढ के बताओ किधर की तरफ है, मैं उधर खड़ा हो जाता हूं। आपका निजी विचार हो सकता है, लेकिन मंच पर खड़े होने के बावजूद मेरी आत्मीय मैत्री हो सकती है मुख्यमंत्री जी के साथ, लेकिन मंच पर खड़े होने के बाद, किसी सार्वजनिक जगह पर खड़े होने के बाद उनके प्रत्येक श्लाघनीय कार्य की प्रशंसा और सरकार के द्वारा न किए गए कार्य की सीमित मर्यादित शब्दों में आलोचना मेरा कवि धर्म है। अगर मैं उससे चूकता हूं तो मैं कवि धर्म का अपराधी हूं, इस लोकप्रियता का अपराधी हूं। अब इसको सीखना कैसे है? आपको इसे सीखना है अपनी पौराणिकी से। हमारे यहाँ एक विचार पैदा हो गया कि जो कुछ आया है वो पश्चिम से आया है, जो कुछ वहां से आया है वो सब कुछ ठीक है। हमने अंदर झांकना बंद कर दिया था। अब कुछ स्थितियां ठीक बनी है कि अंदर झांकने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन अभी भी जड़ों में ऐसे गहरे लोग बैठे हुए हैं जो भारत के ज्ञान बोध के प्रति ग्लानि अनुभव करते हैं, जिन्हें वही बात अंग्रेजी में कह दी जाए, दुनिया के किसी दूसरे ग्रंथ से ढूंढ के ला दिया जाए तो उसे बहुत अच्छा करते हैं। जैसे आपके भाषा संस्कार में मैं अक्सर देखता हूं, आप कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि पश्चिम में बोला गया है, जबकि सब जानते हैं कि कृष्ण हमारी भाभी बेटी है। कृष्णा द्रौपदी का नाम है, वो कृष्ण की सखी है, कृष्ण नाम है। आप योग को योगा बोलते हैं क्योंकि पश्चिम से सिखाया गया है। हमारा वैचारिकी परिवेश पश्चिम ने इस प्रकार दूषित किया है, वो माइंडसेट इतना दूषित किया है कि आज हमें वहां जो कुछ है वो सब सच लगता है। बहुत अच्छा कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, मेरे संभाषण का बीज यहां पर अनायास ही रख दिया। वो रख दिया महर्षि नारद से। विचार और पत्रकार के बीच का अंतर नारद सिखाते हैं। नारद जी के मन में प्रतिपल नारायण चलता है। सब जानते हैं नारद जी बनाने हो टेलीविजन में, फिल्में बनाने हो तो क्या एक व्यक्ति बनाओ और वो नारायण नारायण करता, लोग समझ जाएंगे नारद है। कोई ये नहीं कहता कि यह याज्ञवल्क्य है, कोई ये नहीं कहता कि ये गौतम है, कोई ये नहीं कहता कि ये बृहस्पति है, सब जानते हैं कि नारायण है। लेकिन उसके बाद भी नारायण के दरबार में खड़े होकर, इंद्र के दरबार में खड़े होकर यह कहना कि आप सबसे सुंदर नहीं है, पृथ्वी पर इक्ष्वाकुवंशीय राजा पुररवा है जो आपसे भी सुंदर है, यह कहने का साहस उस पत्रकार में है, इसके अंदर नारायण नारायण बजता है। आपके अंदर भारत का संस्कार बजता है, आपके अंदर किसी वैचारिकी का उल्लेख बजता है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित हैं, आप वामपंथ की विचारधारा से प्रेरित हैं, आप हो सकते हैं, यह आपका निजी बौद्धिक चयन है। लेकिन इन वैचारिकियों से प्रेरित होने के बाद भी पत्रकार के रूप में इन्हीं वैचारिकियों के सम्मुख सत्य बोलने का साहस ही आपको पत्रकार बनाता है। वही आपको गणेश शंकर विद्यार्थी बनाता है, वही आपको माखन दादा बनाता है। बाहर निकलते हुए हमने जो हेडलाइन देखी, उस हेडलाइन को लिखने के लिए साहस चाहिए था। पत्रकारिता के बहुत सारे बच्चे जो कि सभी मित्र हैं पत्रकारिता के, बड़े संस्थानों के मालिक और उनके महत्वपूर्ण लोग, तो अक्सर साल में 20-30 सिफारिशें आती हैं। आज तक में बोल दीजिए, भास्कर में सुधीर को बोल दीजिए, यहां बोल दीजिए, प्रवीण जी ने यहां बोल दीजिए, आती हैं ऐसी। सबसे बड़ी बात पता है क्या पूछते हैं वो बच्चे, क्या चाहते हैं
पर्क्स कितना मिलता है, कितना मिलेगा। देश का सबसे बड़ा पत्रकार और देश का सबसे बड़ा अखबार चांद, जो हमारे उत्तर प्रदेश से निकलता था, उसका एक अंक छपा था फांसी अंक। मुख्यमंत्री जी उसका विज्ञापन फ्रंट पेज पर छपा था, क्योंकि उसके 3 संपादकों को फांसी हो चुकी थी। चौथे संपादक की नियुक्ति के लिए उस जमाने में, मुझे बोलते हुए रोमांच हो रहा, 1921 में विज्ञापन निकला, 1927 में विज्ञापन निकला और कहा चांद नामक क्रांतिकारी अखबार के संपादक पद के लिए जरूरत है वेतनमान, अंग्रेजों की जेल और काला पानी, अतिरिक्त पुरस्कार, फांसी भी हो सकती है। यह विज्ञापन की भाषा थी। और संभवतः अगली जानकारी पर यह पूरा सदन उत्साह से गूंज जाएगा मेरे नवीन नौनिहाल पत्रकारों द्वारा। आपको आश्चर्य इस बात पे नहीं है कि विज्ञापन निकला। उस जमाने में जब बीए पास होना बड़ी बात होती, शिक्षा पास करने बड़ी बात होती थी, 123 पूरे भारत से नियुक्तियों के लिए आवेदन आए कि मुझे रख लीजिए, मुझे रख लीजिए, मुझे रख। यानी कि भारत के 123 बीए पास लोग तैयार थे कि अंग्रेज के खिलाफ लिखना है और फांसी मिलनी है, तो इस पत्रकारिता के वेतनमान के लिए मैं तैयार हूं। दूसरी बड़ी चिंता है अध्ययन की। ये आपको कुलगुरु और आपके प्राध्यापक लोग यह सिखा सकते हैं कि वैचारिकी को और खबर को कैसे ट्रीट किया जाना है, लेकिन खबर की पूर्व पीठिका क्या है, उसका अध्ययन क्या है। वर्तमान पत्रकारिता का जो संस्थान है वो आपको इसकी अनुमति और समय नहीं देता। वो आपको इतना व्यस्त रखता है कि आप समय नहीं। यूक्रेन पे एक लड़की बात करने बैठती है, अगर उसको चैनल से हटाकर भारत विश्व का नक्शा बिठाकर ये कहा जाए यूक्रेन कहां है, तो 25-30 बार के प्रयास के बाद वो बता पाएगी यूक्रेन कहां पर है। और वो यूक्रेन पे बात कर रही है क्योंकि उसके कान में ईपी लगा हुआ है, अंदर से बोला जा रहा है कि ये पूछो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोक कोकिला लता मंगेशकर जी के दिवंगत हो जाने पर भी शोक के बारे में फोनो लेते हुए देश के पहले दूसरे चैनल की बच्ची बैठी हुई कहती है, कुमार जी बाकी तो बहुत अच्छा है, आपने शोक प्रस्तावना की, अपने अनुभव बताए, इस अवसर पर कोई कविता बोलो। क्योंकि उसको ये कहा जा रहा है, उसको पीछे से ये कहा जा रहा है। तो एक पूरी पीढ़ी अखबार के बिना प्रशिक्षण के वहां तक पहुंची है। यहां जिन लोगों को कैरियर बनाना है वो कुछ भी कर लें। एक सलाह बड़े भाई होने के नाते में बच्चों आपको देके जा रहा हूं, जिन्हें अच्छा पत्रकार बनना है, कैरियर छोड़ दीजिए, उनसे निवेदन है कम से कम 3 साल प्रिंट में काम करिए, अखबार में काम करिए, पत्रकारिता। आपको कॉपी लिखनी आएगी, आपको हेडलाइन बनानी आएगी, आपको वाक्य का संयोजन आएगा, आपको पंक्चुएशन आएगा। ये पता ही नहीं है कैसे लिखा जा रहा है। मैं खबरों, हमारा संस्कार हुआ, मैं तिवारी जी राजस्थान में असिस्टेंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन था और मैं जिस जगह पोस्टेड था वो छोटी जगह थी और वहां से जिला मुख्यालय 40 किलोमीटर दूर था और मुझे 3 सेवक मिले हुए थे मेरे कार्यालय पे। उनमें से एक सेवक की जिम्मेदारी थी 1993 में कि वो सुबह उठ के पहली बस पकड़ के भीलवाड़ा जाता था और बस अड्डे से जनसत्ता लेकर आता था। जब तक मैं प्रभात जी का संपादकीय न पढ़ूं, जब तक मैं ज्योतिर्मय न पढ़ूं, जब तक मैं आप ही के यहाँ का तेजाबी तेवर वाला आलोक तोमर ना पढ़ूं, कुमार आलोक ना पढ़ूं, कुमार संजय सिंह ना पढ़ूं, तब तक मुझे बेचैनी रहती थी कि खबर ठीक से आई नहीं। आज आप सोच के देखिए, अखबार पलटते में आपको लगता है क्या विवाहिता प्रेमी के साथ भागी? खबर है, मैं मानता हूं खबर है, लेकिन खबर कहते हैं कि लोगों को यह पसंद है। गलत बात है साहब, लोगों को यह पसंद है। मैं असहमत होता हूं। 37 वर्ष हो गए मंच पर कवि सम्मेलन के लोग बैठे, कराने वाले लोग बैठे। जब मैं आया था इस देश के मंचों पर कोहड़ा हास्य पसंद था, इस देश के मंच पे अश्लीलता पसंद थी, इस देश के मंच पे सांप्रदायिक जुमले पसंद थे। हमने गीत लिखा, प्रेम लिखा, मेहनत की, इस देश ने स्वीकार किया और इस देश के बाहर भी लोगों ने स्वीकार किया। लोक रुचि के नियामक हम हैं। लोक कैसा चलता है ये हम हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में गाय पलती है या कुत्ते पलते हैं ये मुख्यमंत्री तय करता है, मुख्यमंत्री कार्यालय तय नहीं करता। आज उनके यहां जाइए, गाय पलती है क्योंकि उनका संस्कार गौ सेवा है। कल दूसरी परंपरा का कहीं मुख्यमंत्री हो, उसके यहां कुत्तों की फौज है, वो कुत्तों का प्रदर्शन करता है। ये वाला कौन सा है? ये आपके ऊपर। कुत्ते बुरी चीज नहीं है, कोई खराब बात नहीं है। मैं माननीय से असहमत हूं जो वो कर रहा है, जो भी कर रहा है, बोल नहीं सकता, कंटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन असहमत। और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यही कहा कि दिल्ली से 4 टांगों वाले निकालो। मैंने पता नहीं कौन पकड़ लिया जाता। लेकिन ये निजता का संस्कार, ये निजता का संस्कार है कि व्यक्ति तय करता है कि उसे परिसर कैसे चलाना है। विजय मनोहर तिवारी कैसा परिसर चलाएंगे, लेकिन ये उन्हें जानने वाले लोग जानते हैं कि कुलगुरु का कार्यालय ईमानदारी से चलेगा,
एक पैसे की भी हेरफेर इस विद्यालय में नहीं हो सकती, इस विश्वविद्यालय में नहीं हो सकती। ये उन्हें जानने वाले लोग जानते हैं। जो सारी इस प्रभाव को छोड़ के अमरूद के पेड़ लगाने गांव चला जाए और उसे व्यवस्था बुला के कैंपस संभाल लो, उसको क्या करना है? उसके लिए वो पेड़ भी वैसे ही हैं जिनको संभालना था, पानी देना था, पत्ते छांटने थे, उनकी गुड़ाई करनी थी, उनमें खाद डालना था। और आप पेड़ भी वैसे ही हैं जिन्हें आने वाला कल का बड़ा कांदार पेड़ बनाना था। संप्रेषण देखिए इस देश में कैसे हुआ है। भगवान राम का संप्रेषण देखिए, कितना अद्भुत संप्रेषण है। हनुमान का संप्रेषण जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उल्लेख किया, वो कितना अद्भुत संप्रेषण है। चाणक्य का संप्रेषण देखिए। इस देश की युवा पीढ़ी 2 बार जब उठकर खड़ी हुई है हमारे ज्ञात इतिहासों में विरोध करने के लिए निरंकुश शासकों का, वो एक बार खड़ी हुई है चाणक्य के समय और एक बार खड़ी हुई है 77 में आपातकाल के समय। क्योंकि पुराना व्यक्ति तो प्रतिरोध करने में देर लगाता है। देखिए, बुरा मत मानिए, धीमे धीमे आग बुझती है, मस्तिष्क की मेधा की जिज्ञासाएं प्रबल होती है। मैं स्वयं खुद में महसूस करता हूं कि आज से 25 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जो युत्सा थी, जो लड़ जाने की ताकत थी कि छोड़ेंगे नहीं, भिड़ जाएंगे, वो धीमे धीमे बंद पड़ी है। क्योंकि दोनों पक्षों को चेक करने का अभ्यास हो गया है। ठीक तो है, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं कर रहे हैं, आप में नहीं है। आप जरा सा खाना हॉस्टल में खराब हो जाए तो आप बजाने लगते हो लोटा, जरा सी कोई बात हो जाए तुरंत आप कुलगुरु का दफ्तर घेर के पहुंच जाते, सर ऐसा नहीं हुआ सर। क्यों? अच्छी है ये जो प्रतिक्रिया, ये निश्चल है, ये दर्पण की तरह है। हमारे दर्पण हमारे हों, सामने बैठे वालों के, ऊपर वालों के, हमारे दर्पणों पर फ्रेम बन गए हैं। किसी के पर चांदी का बन गया है, मुझ पर चंदन का बन गया है, किसी पर सोने का बन गया है, किसी पर सत्ता का बन गया है। हमारे फ्रेम पर बहुत वाले, हमारे कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है, मेरे जन्मदिन पर सबसे अजीब उपहार आते हैं मुख्यमंत्री जी, आप भी दिवाली पर भेजते हैं। मैं अक्सर देखता हूं मेरे जन्मदिन पर शाम को उपहार खोलते हैं बच्चे, और इतने उपहार आए, 25 तो गीता निकलती है, 50 मानस जी निकलती हैं और पेन निकलते हैं। तो मैं अक्सर उन पेन सेटों को देख के बांट देता हूं। तो फिर मैं लोगों से यही कहता हूं, कृष्ण बिहारी नूर का शेर, कि मुझसे क्या बात लिखानी है, मुझसे क्या बात लिखानी है कि अब मेरे लिए कभी सोने के कभी चांदी के कलम आते हैं। तो आप तक सबसे अच्छी प्रतिक्रिया युवाओं की होती है। चाणक्य ने इस क्षमता को पहचाना, एक गुरु ने इस क्षमता को पहचाना, और कुलगुरु जी और यहां बैठे हुए प्रोफेसर्स, इन सब जो बैठे हुए हैं, ये मत सोचना कि ये चैनल हेड क्यों नहीं बने और यहां क्यों आए हैं। ये वो सीखे हुए लोग हैं जो आपको सिखा सकते हैं। जब सेल्यूकस भारत में सिकंदर के प्रतिनिधि के रूप में रुका और उसका संघर्ष चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त के साथ हुआ, तो ये 2 राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये 2 विश्वविद्यालय कैंपसों की बौद्धिक क्षमता का संघर्ष था। और इसमें राजाश्रय के सहारे पढ़ा हुआ अरस्तु का विश्वविद्यालय हार गया और जंगल से उठा हुआ चाणक्य का विश्वविद्यालय जीत गया। ये भारत का संघर्ष। चाणक्य ने जिन 5 लोगों को बात सिखाई कि अगर यूनानी आ गए तो आग लग जाएगी, महिलाएं दूषित हो जाएंगी, जंगल काट दिए जाएंगे, नदी खराब हो जाएंगी, उसने किसी राजसत्ताओं के तौर पर बात नहीं कही। उसने कही सार्थवाहों से जो गाड़ियां चलाते हैं, जो रास्ते बर्बाद करते हैं, उसने कही पिठ मर्दों से जो मालिश करते हैं, क्योंकि उस समय आदमी सबसे रिलैक्स रहता है, आदमी बात करता है। उसने कहा वैश्याघरों में जहां आनंद प्रमोद के लिए लोग सुरा पान के ले जाते हैं, वहां का। उसने कहा सार्थवाहों के साथ जाने वाले व्यापारियों से कि अगर आ गया तो सब छिन जाएगा। और इतना अद्भुत संप्रेषण हुआ, आप सब लोग उस पर शोध का विषय भी चुने, कि तक्षशिला से लेकर नालंदा तक बिना किसी चैनल के, बिना किसी और इंडिया रेडियो के एक एक व्यक्ति को यह बात पता थी। और सेल्यूकस के साथ आए हुए यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि हमने विश्व विजय की, लेकिन सेना के अतिरिक्त गांव गांव से उठता हुआ प्रतिरोध, कुओं में जहर डालकर हमारा विरोध करने वाले लोग, हमारे रास्ते जला देने वाले लोग, खाई खोदने वाले ग्रामीण पहली बार हमने देखे। आम आदमी को इस प्रतिरोध के लिए तैयार किया चाणक्य के कम्युनिकेशन सेंटर ने, उसके पत्रकारिता का कौशल है। और यही बात आपातकाल के दौरान, मैं तो 7 वर्ष का था, छोटा सा था, और पिताजी शहर के सबसे समादृत व्यक्ति थे, संस्कृत के आचार्य, हिंदी के प्रोफेसर। एक दिन मैं सुबह उठा तो मेरी माँ बैठी हुई थी आंगन में, 5-7 मोहल्ले की औरतें, छोटा सा घर था 90 गज का, जिसमें 3 कमरे थे और बाकी टीन के छप्पर थे, टीन के शेड थे जिनमें हम सोते थे। जाड़ों बरसात के दिनों में थोड़ी ज्यादा रात को बरसात आ जाए तो आगे वाला खटोला उठा के पीछे किसी भाई के पास सोना पड़ता था। यही समय था। देखा तो माता बैठी हुई रो रही है और कुछ लोग खड़े, तो क्या हुआ? बड़े वाले भाई से पूछा, देखा पिताजी को पुलिस ले गई। तो हमारे मन में यह था कि पुलिस अपराधियों को ले जाती है, चोरों को, डकैतों को ले जाती है।
लेकिन हमें पता चला कि अमर उजाला में उनका एक लेख छप गया संपादकीय के बगल में, उस समय की शासिका के खिलाफ, जिसकी तुलना उन्होंने औरंगजेब से कर दी।